भारतीय संविधान पर ये मेरा पहला वीडियो है। संविधान की जितनी भी क्लास होगी वो क्लास विस्तार पूर्वक होंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के पीटी प्रारंभिक परीक्षा और उसकी मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग आज का मैंने टॉपिक डिसाइड किया है और इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम है संविधान की विशेषताएं और संविधान का स्वरूप। क्लियर हुआ? लेकिन ये वीडियो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज भारतीय संविधान। संविधान ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसने राज्य में उसके व्यक्ति के पूर्व और व्यक्ति के साथ कैसे संबंधित स्थापित किया जाए इसका निश्चय किया। ध्यान से सुनना। चलिए आप लोग लिख लीजिए पहले। संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसने इस राज्य में इस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के साथ कैसा संबंध हो और इस राज्य में व्यक्ति के बीच में कैसा संबंध हो। इससे बढ़कर जो सरकार है, सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संबंधों को सुनिश्चित कौन करता है? संविधान करता है। फिर सुन लीजिए। सरकार की विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है किसी भी राज्य का भूक्षेत्र, उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या का मतलब क्या हो गया? व्यक्ति या मानव से है, और उस राज्य की सरकार तथा जो राज्य का या जो संविधान का प्राण तत्व है संप्रभुता। क्लियर हुआ? याद रखिए प्यारे बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली भारत ने ब्रिटेन के संविधान से ली है, जिसका पहला अंग विधायिका है। विधायिका को ही संसद के नाम से जानते हैं। इसके दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है कि कार्यपालिका के दो अंग हैं। कार्यपालिका का पहला अंग जो होता है उसको बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका, और कार्यपालिका को जो दूसरा अंग होता है उसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, और कार्यपालिका को जो तीसरा अंग है उसको बोलते हैं न्यायपालिका। चलिए लिखिए कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है जो ब्रिटेन के संविधान की देन है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो आप जब पैट का प्रारंभिक परीक्षा के संविधान का सिलेबस देखेंगे वहां पर पूरा एक फ्रेज बना रखा है उन्होंने। क्लियर है? तो याद रखिए, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। लिख लिया होगा बच्चों। इसके तीन अंग होते हैं, विधायिका जिसको आप संसद भी कहते हैं, और इसके दो पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका और न्यायपालिका। मुझे लगा लिख लिया होगा आपने। अब यहां पर सुनिए, विधायिका इस पूरे राज्य के लिए या पूरे देश के लिए नया कानून बनाती है। कार्यपालिका उसी विधि के अनुसार जो विधायिका ने विधि बनाई है, कार्यपालिका उसी विधि के अनुसार देश में शासन का संचालन करती है, जबकि न्यायपालिका विवाद के समय समाधान करती है और न्याय प्रदान करती है। ध्यान रखिए, तीनों ही अंग संविधान की महत्वपूर्ण अंग है और संविधान की सबसे बड़ी विशेषता में रखे जाते हैं। फिर सुन लीजिए,
ना लिख पाए हो तो एक बार आप फिर लिख लीजिए। संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है और इसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसके मैं विषय में आपको बताता हूं कि जो स्थायी कार्यपालिका होती है, ये देखिए, इसको बोलते हैं हम नौकरशाही। स्थायी कार्यपालिका को हम लोग क्या बोलते हैं? नौकरशाही बोलते हैं। सबसे पहले 1854 में लॉर्ड मैकाले के ही प्रयास से भारत में नौकरशाही का जन्म हुआ और इस नौकरशाही को आईसीएस के नाम से जाना गया, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना गया। किसकी देन है? मैकाले ने प्रयास किया है। कब? 1854 में। तो जो आईसीएस आया है भारत में 1854 में आया है। और ध्यान दीजिए, इस आईसीएस के विषय में हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि ये आईसीएस का जो कार्य था वह इस देश में शांति बनाए रखना, मात्र इस आईसीएस का जो कार्य था इस देश में क्या बनाए रखना? शांति बनाए रखना। इसी स्वतंत्रता के बाद इसी आईसीएस को भारतीय संविधान ने आईएएस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इसका मुख्य काम था, इसको इस्पात का बॉक्स भी कहते थे आईसीएस को। इसका जो मुख्य काम था, ध्यान दीजिए, शांति बनाए रखना, लेकिन आईएएस का मुख्य काम भारत में क्या हो गया? सामाजिक कार्य करना। तो जिस तरह से आईसीएस शांति बनाने का काम करता है, आज का आईएएस सामाजिक कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। याद रखिएगा, जो नौकरशाही होता है उसके 4 दृष्टिकोण होते हैं। पहला दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष, देश में वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को नहीं जानता है, सिर्फ अच्छे प्रशासन को करना जानता है। संविधान के अनुसार नौकरशाही कार्य करता है भारत में। लोकतांत्रिक, राजनीतिक लोकतांत्रिक, सामाजिक लोकतांत्रिक और आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना करने का प्रयास करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आधुनिक सरकार के पक्ष में सदैव इसका दृष्टिकोण होता है। आधुनिक सरकार, ये देखिए सरकार शब्द, इस सरकार के पक्ष में सदैव इसका दृष्टिकोण होता है। देखिए बच्चों, अगर आपने ना लिख पाए हो तो लिख लीजिए कि कार्यपालिका के अपने 2 अंग हैं, स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही इसको कहते हैं। 1854 में मैकाले के द्वारा इसको भारत में स्टैब्लिश किया गया, क्लियर है। और इसको इस्पात का बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ इसका मुख्य काम था। क्या काम था? इस देश में शांति को बनाए रखना। और इसको हमने फिर किस में कन्वर्ट कर दिया? स्वतंत्रता के बाद यही आईएएस में बदल गया। और आईएएस का मुख्य कार्य क्या हो गया? समाज की सेवा करना। जब भी कोई नौकरशाही होता है, ध्यान से लिखिए, नौकरशाही या आईएएस का जो दृष्टिकोण है वो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण होता है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होता है और सदैव आधुनिक सरकार के पक्ष में दृष्टिकोण होता है। मैंने 2-3 बार इसको रिपीट किया है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग अस्थायी सरकार की। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इनको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, अस्थायी सरकार ये है। ठीक, अस्थायी सरकार के अंतर्गत देखिए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को रखा जाता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ही अस्थायी सरकार के रूप में जाने जाते हैं। तो नौकरशाही जो है वो स्थायी कार्यपालिका है, जबकि सरकार जो होती है वो अस्थायी कार्यपालिका है। क्लियर हुआ ना आपको? एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि ब्रिटेन ने अपनी संसद को अपने देश में सर्वोच्चता प्रदान की। अमेरिका ने अपनी न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान की, जबकि इस भारत ने संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की। किसको बेटा? संविधान को। क्लियर हुआ ना? किसको प्रदान की? संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की। तो याद रखिए,
ना हमारा संसद सर्वोच्च है भारत का, ना हमारी न्यायपालिका सर्वोच्च है। यानी कि हमारा जो सर्वोच्च बिंदु है संविधान का, हमारा इस देश का जो सर्वोच्च बिंदु है वो संविधान है। क्लियर हुआ? पहला ग्राफ डालिए, बेसिक चीजें लिखिए। क्या लिखेंगे कि संविधान की उत्पत्ति सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई है, इसलिए ब्रिटेन की संविधान को, ध्यान से लिखिए पहले, कि संविधान की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई है और ब्रिटेन के संविधान को अन्य संविधानों की मां या जननी के रूप में जाना जाता है। फिर लिख लीजिए आप प्लीज, संविधान की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां हुई है? ब्रिटेन में हुई है और ब्रिटेन के संविधान को अन्य संविधान की मां या जननी के रूप में जाना गया है। और चीज याद रखिए, ब्रिटेन का संविधान आलिखित, विकसित और लचीला संविधान है, जबकि अमेरिका का संविधान, ध्यान से सुनिए, लिखिए प्लीज, कि अमेरिका का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे कठोर संविधान है और दुनिया का पहला लिखित संविधान है। फिर लिखिए, अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का पहला लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे कठोर संविधान है। अतः इस अमेरिका के संविधान को मौलिक संविधान के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका का संविधान कैसे हुआ प्यारे बच्चों? ये मौलिक संविधान के रूप में जाना जाता है। अब सुनिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। सुनो, देखिए, भारतीय संविधान, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान जो है वह एक व्यवहारिक, कार्यशील संविधान के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान कैसा है प्यारे बच्चों? एक व्यवहारिक संविधान है, एक कार्यशील संविधान है और इस संविधान में परिवर्तन करने की भी क्षमता है। कैसा है भारतीय संविधान? इस संविधान में परिवर्तन करने की भी क्षमता है। और एक चीज और सुनिए प्यारे बच्चों, बी आर अंबेडकर जी ने कहा था, माननीय बी आर अंबेडकर जी ने कहा था, सुनिए ध्यान से, कि जब भारत में शांति काल होगा या भारत में युद्ध काल होगा तो संविधान में इतनी ताकत है तब भी वह भारतीयों की एकता को बनाए रखने में सक्षम होगा। तो भारतीयों की एकता को बनाए रखने में कौन सक्षम है प्यारे बच्चों? वह संविधान सक्षम है। देख लीजिए आज कोरोना के टाइम पीरियड में, ठीक है, किस तरह से भारतीय एकता को बनाया रखा जा रहा है। तो जब अच्छा टाइम था, यानी कि जब शांति काल का टाइम था, तब भी हमारा संविधान काम कर रहा था। आज जब अशांति का युद्ध का कार्यकाल है या अशांति का कार्यकाल है, तब भी ये संविधान एकता को बनाए रखने में सफल हुआ है। अतः बी आर अम्बेडकर के इस तत्व को नकारा नहीं जा सकता। क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज और सुनिए, यह भारतीय संविधान सर आइवर जेनिंग ने कहा है। किसने कहा है बेटा? सर आइवर जेनिंग ने कहा है ये भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान है। चलिए नोट करिए, सर आइवर जेनिंग ने कहा है जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे विस्तृत तथा लिखित संविधान है। क्लियर है? और याद रखिए, इस संविधान में मूल संविधान जो हमारा था, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, बेसिक क्वेश्चन है, 8 अनुसूचियां, क्लियर, 22 यहां पर भाग और 3 परिशिष्ट का समावेश था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे,
8 अनुसूचियां थी और भाग कितने थे? 22, जबकि 3 परिशिष्ट थे। आज के संविधान में, जो हमारा आज का भारतीय संविधान है, 470 अनुच्छेद क्लियर हुआ और 12 अनुसूचियां तथा 25 भागों का समावेश है। क्लियर। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संविधान कैसा है? लचीला तथा कठोर संविधान का समन्वय है। देखिए फिर सुन लीजिए, ब्रिटेन का संविधान आलिखित, विकसित और लचीला संविधान है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, जबकि हमारे भारत का संविधान कैसा है प्यारे बच्चों? कठोर और लचीला का समन्वय है। यही विशेषता दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है। यानी कि हम साधारण बहुमत से भी, विशेष बहुमत से और राज्य के 51% अनुसमर्थन से अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो भारतीय संविधान में इतनी विशेषताएं हैं कि ना आप मूल्यांकन कर सकते हैं और ना ही कोई उसका आकलन कर सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि हम सब भारतीयों को अपने इस संविधान के प्रति समर्पण की भावना जरूर रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। देखिए भारतीय संविधान में ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी चीजें आपको जानकारी मिलेंगी। एक चीज और बताना चाहेंगे कि भारत अनुच्छेद नंबर 1 कहता है भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा मेरे बच्चों? ये राज्यों का संघ होगा। तो याद रखिए भारत राज्य है, भारत राष्ट्र नहीं है। इसी वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए ध्यान रखिए। और अच्छा एक चीज और बताएं आपको कि आप अपना जो है आप हेडिंग भी डाल दीजिए कॉपी में। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग आप डालेंगे कि राज्य, हेडिंग लिया, अच्छा आप हेडिंग डालिए राज्य के 4 तत्व या राज्य की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं। क्लियर हुआ? क्या डालेंगे प्यारे बच्चों? राज्य के 4 तत्व या राज्य की 4 प्रमुख विशेषताएं। देखिए राज्य का प्रमुख तत्व जो है वो इस राज्य का भूक्षेत्र। दूसरा प्रमुख तत्व है जनसंख्या, यानी कि इस भारत में रहने वाले व्यक्ति या मानव। तीसरी बात जो है वो है सरकार, और चौथी बात जो है वो है संप्रभुता। तो ये राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं। इसको हम क्रम से भी पढ़ने जा रहे हैं। पहले एक चीज और समझने का प्रयास करिएगा। संविधान जो है इसका हमने विच्छेद जब किया है तो समधन विधान है। जो संविधान है देखिए इस राज्य के लिए सरकार देगा, इस राज्य के लिए संविधान क्या देगा? सरकार देगा। और याद रखिए जो विधान है वो किसके लिए है? इस मानव जाति के लिए। संविधान राज्यों को, देखिए राज्य से मतलब यहां उत्तर प्रदेश से नहीं है। जो उत्तर प्रदेश है वो इस भारत राज्य की इकाई या घटक है। मैंने बताया इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा इस चीज का। तो यहां पर देखिए संविधान राज्य के लिए सरकार देती है और जो विधान है वो इस राज्य में रहने वाले इन मानवों के लिए है। और यहां पर जो सम दिख रहा है ये उपसर्ग और विशेषण की भांति कार्य करता है और विधान जो है क्रिया की भांति कार्य कर रही है। ठीक, सम का मतलब होता है अच्छा या पूर्ण, और विधान क्या है? क्रिया। यानी कि याद रखिएगा ये संविधान करेगा अपनी शाब्दिक तोड़ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भूक्षेत्र आपको क्लियर हो चुका होगा, सर्व जनसंख्या आपको क्लियर हो चुकी होगी। भारतीय जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सरकार की। क्लियर हुआ? अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सरकार की। अब ध्यान देना, सरकार का क्वेश्चन सुनना कि राज्य जो है, पर सुन लीजिए भारत एक राज्य है
भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारतीय संविधान में भारत को राज्य शब्द से वर्णित किया गया है। अनुच्छेद जब आप एक पढ़ेंगे तो भारत राज्यों का संघ होगा। अभी हम एक्सप्लेन करके आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चे, और सब बच्चे अपने क्रम से नोट्स जरूर बनाइएगा। क्लियर है? वीडियो वाइज नोट्स बनाएंगे, और जब वीडियो को पूरा देखा करें आप लोग, वीडियो वाइज जब नोट्स बनाएंगे तो आपका तैयारी का जो माध्यम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अंत तक वीडियो इसलिए देखिएगा कि जब वीडियो नंबर 2 आएगा तब अगर आपका वीडियो नंबर 1 अगर पूरा तैयार नहीं तो वीडियो नंबर 2 में कैसी आपको अन्य जानकारियां प्राप्त होंगी। तो याद रखिए, सरकार हेडिंग डालिए। सरकार देखिए, राज्य एक अमूर्त संस्था है, जबकि सरकार जो होती है मूर्त होती है। देखिए भारत कैसा है? अमूर्त है। राज्य का मूर्त संस्था है, और जबकि सरकार कैसी होती है? मूर्त होती है। और इस राज्य की, ध्यान दीजिए, इस राज्य की सदस्यता आपको लेना अनिवार्य है, लेकिन सरकार की सदस्यता आपको लेना अनिवार्य नहीं है। सरकार ही, ध्यान देना, यह सरकार ही इस राज्य के समस्त कार्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक करती है। यह सरकार की अपनी डेफिनेशन हुई। फिर सुन लीजिए, आप लिखिए प्लीज, कि राज्य अमूर्त संस्था है, जबकि सरकार मूर्त संस्था है। इस राज्य के सभी कार्य सरकार करती है, राष्ट्रीय स्तर से लेके अंतरराष्ट्रीय स्तर तक। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, लेकिन सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। सभी को क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं संप्रभुता। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। संप्रभुता को जानने के लिए आपको भारतीय संविधान के हर पहलू को जानना जरूरी हो जाएगा। देखिए, जो संभवता होता है वो इस राज्य का प्राण तत्व है। संभवता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता जो होती है वो इस राज्य की प्राण तत्व है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन आया है कि संप्रभुता क्या होता है। संप्रभुता जो होती है वो किसी भी राज्य का क्या होता है? प्राण तत्व होता है। और सुन लीजिए, संप्रभुता की अपना जो अर्थ है कि जब ये राज्य अपनी आंतरिक या बाह्य नीति का निर्धारण करेगा। आंतरिक का मतलब होगा जब वह गृह नीति का अपना निर्धारण करेगा, और बाह्य का मतलब होता है जब वह विदेशी नीति का निर्धारण करेगा। फिर सुन लीजिए, लिखिए आप कि संप्रभुता का मतलब है कि जब ये राज्य अपनी आंतरिक और बाह्य नीति का निर्धारण करेगा, तब उसको या राज्य में उसके अंदर और उसके बाहर हस्तक्षेप करने वाला अन्य कोई नहीं होगा। जब सरकार या जब इस राज्य की आंतरिक या बाह्य नीति बनाई जाएगी तो ना बाहर से और ना कोई अंदर से इसको हस्तक्षेप करने वाला नहीं होगा। ठीक है? तो जो संप्रभुता होती है, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आ स्थानांतरित होती है, निरंकुश होती है, अद्वैत होती है और अविभाज्य होती है। इसी संदर्भ में ध्यान दीजिए, संप्रभुता क्या होती है? ये राज्य का प्राण तत्व है, यानी कि जब राज्य अपनी बाह्य नीति बनाएगा या अपनी आंतरिक नीति बनाएगा तो उसको हस्तक्षेप करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। आप सुन लीजिए, ध्यान सुनिए। और संप्रभुता क्या है? अविभाज्य है, यानी कि इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। और सुन लीजिए कि जिन जिन देशों में संप्रभुता है उन्हीं देशों को हम राज्य कहते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य संघ। तो जिस तरह से अमेरिका एक राज्य है, उसी तरीके से भारत एक राज्य है। क्लियर हुआ आपको? दूसरी आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो आज हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, अन्य को राज्य शब्द के नाम से जानते हैं, वो वास्तव में इस भारत राज्य की इकाई या घटक हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज जो हम उत्तर प्रदेश को,
महाराष्ट्र को, गुजरात को, बिहार को राज्य के रूप में जानते हैं, वो वास्तव में राज्य नहीं है, वो इस भारत राज्य की इकाई या घटक हैं। स्वतंत्रता से पूर्व इन्हीं को प्रांत कहा जाता था। जैसे उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो वो राज्य नहीं था प्यारे बच्चों। फिर सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। भारत राज्य की उत्तर प्रदेश जो है, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि जो है, वो भारत राज्य की इकाई या घटक हैं, राज्य नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व इनको प्रांत कहा जाता था और प्रांतों को देशी रियासतों के साथ मिलाकर हमने किसका निर्माण किया है? हमने संघ का निर्माण किया है। याद रखिएगा, प्रांतों को और देशी रियासतों को मिलाकर हमने संघ का निर्माण किया। और सुनिए, इस भारत राज्य को चलाने के लिए हमने छोटे छोटे घटकों में डिवाइड कर दिया कि ये यूपी होगा, ये बिहार होगा। आ रहा समझ में? आम बोलचाल की भाषा में हम इनको राज्य का दर्जा देते हैं, लेकिन वास्तव में राज्य क्या है? वो भारत है। तो भारत एक राज्य है, उसके अंदर जो भी राज्य हैं वो उस राज्य की इकाई या घटक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, संविधान के पिता बी आर अम्बेडकर ने कहा था, संविधान के पिता बी आर अम्बेडकर ने कहा प्यारे बच्चों, क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, कि इस संघ शब्द को लिखते भी जाइए साथ साथ में। बी आर अम्बेडकर ने लिख लिया। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इस संघ शब्द को जानबूझकर भारतीय संविधान में मिलाया गया है। चलिए लिखिए, कॉपी निकालिए, चलिए लिखिए आप। इस संघ शब्द को, देखिए संघ, भारत एक संघ बहुत बड़ी बात है। अभी आप संघी कार्यपालिका पढ़ेंगे तो वहां भी आपको समझ में आएगा। संघ, तो संघ को यही समझ लीजिए। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, इस संघ को या इस संघ शब्द को जानबूझकर इस भारतीय संविधान में क्या किया गया प्यारे बच्चों? शामिल किया गया है। संघ का मतलब है कि इन राज्यों का इस संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य कितना भी प्रयास क्यों ना करे, कौन राज्य? उत्तर प्रदेश, याद रखिए, घटक और इकाई है। राज्य कितना भी प्रयास क्यों ना करे, एक संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। सुन लीजिए, यही बात स्टैफोर्ड करप्शन में और याद रखिए कैबिनेट मिशन योजना में संघ शब्द आया था। क्लियर? चलिए अब आगे हेडिंग डालिए, राज्य की परिभाषा डाल दिया। देखिए, जो ये राज्य है, भारत राज्य की बात हो रही है। राज्य शब्द सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में आया है। लिखिए, आप कापी को लिखिए। राज्य शब्द सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में आया है और इस राज्य शब्द का जो वास्तविक अर्थ है प्यारे बच्चों, इस राज्य शब्द का जो वास्तविक अर्थ है या वास्तविक जो तत्व है वो है भूक्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, इस राज्य में एक सरकार होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात होनी चाहिए संप्रभुता। राज्य शब्द को प्रिय पुस्तक में सबसे पहले भारत के मैकियावेली, बहुत बार क्वेश्चन आया यूपीएससी के, आप पेपर अगर प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं तो देख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के मैकियावेली कौन है? तो भारत के मैकियावेली कौटिल्य हैं। तो प्रिय पुस्तक की रचना किसने करी है? भारत के मैकियावेली यानी कि कौटिल्य ने की है। क्लियर होगा ना? चलिए आगे लिखते हैं, इसको फिनिश करते हैं यहां से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट के लिए। होता स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 से पहले
ध्यान से सुनिए क्या प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 से पहले ये भारत राज्य ब्रिटिश उपनिवेश के नाम से जाना जाता था। नोट करिए प्लीज, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटिश उपनिवेश के नाम से जाना जाता था। लिख लिया। जबकि 15 अगस्त 1947 और ध्यान दीजिए, 15 अगस्त 1947 से लेके क्लियर हुआ, 15 अगस्त 1947 से लेके 48 तक भारत डोमिनियन स्टेट के नाम से जाना गया। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि शासन अपना और कानून दूसरे का, इसको बोलते हैं अधिराज्य। अधिराज्य क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अधिराज्य शब्द बार बार आएगा। अधिराज्य का मतलब ये होता है कि शासन तो हमारा है, यानी कि शासन किसका है, भारतीयों का है, लेकिन कानून किसका है, अंग्रेजों का है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग डोमिनियन स्टेट या हिंदी में अधिराज्य के नाम से जानते हैं। और 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, फिर सुनिए, 26 जनवरी लिखे प्लीज, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब हम संप्रभु हुए, या भारतीय संविधान में या भारत राज्य क्षेत्र में संप्रभुता का उदय हुआ। संप्रभुता पहले ही बता चुका हूं आपको, क्लियर हुआ। देखिए 1600 से 1900 ईस्वी तक भारत को पुलिस राज्य के नाम से जाना जाता था। नोट करिए, 1600 से लेके 1900 तक भारत को पुलिस राज्य के नाम से जाना जाता था। और इस समय जो भी शासन कर रहे हैं, या ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इस चीज को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि 1600 से 1900 के बीच जो भारत का प्रशासन का तरीका था वो भारत में शांति बनाए रखना, भारत को सुरक्षा प्रदान करना और भारतीय सीमाओं की रक्षा करना। क्लियर हुआ ना सभी से। 1600 से 1900 तक क्या रहा है अंग्रेजों का। अंग्रेजों जब हम लोग ब्रिटिश उपनिवेश थे तब अंग्रेज सिर्फ भारत के लिए 3 काम करते थे। पहला काम क्या करता था, इस भारत में शांति को बनाए रखना, आईसीएस का जन्म किया था, और इस भारत की सरक्रीज जो है, जो इसकी सीमा है, उसको सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर। और यहां पर रहने वाले व्यक्तियों को न्याय देना। लिख लिया। अब हेडिंग डालिए, लोक कल्याणकारी राज्य का उदय। क्लियर। 20वीं सदी में भारत ने या भारत लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उदय हुआ। क्लियर। इनके साथ साथ यह इस देश में रहने वाले व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकता और न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने लगा। जो भी हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जैसे पैरों में चप्पल हो, रोजगार हो, इनकी भी व्यवस्था कौन करने लगा, भारत करने लगा। तो इस समय या 20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी भारत का जन्म हुआ। और आज भारत पोलियो उन्मूलन अभियान से लेके वृद्धावस्था पेंसिल तक का कार्य करता हुआ दिखाई देता है। क्लियर। ये क्यों संभव है? जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य का भारत में उदय कैसे हुआ है। एक शब्द मैंने बताया था कि भारत एक राज्य है, और राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर सुनिए कि राज्य जो होते हैं उनमें उनकी संप्रभुता होती है, लेकिन राष्ट्रों में
संप्रभुता नहीं पाई जाती है। अगले वीडियो में मिलेंगे भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं के साथ। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, पैट एग्जाम हो, पैट के मेंस एग्जाम हो और उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार के अन्य एग्जाम हो, ये भारतीय संविधान का वीडियो आपके लिए जितने भी बनाऊंगा वो विस्तार पूर्वक वीडियो होंगे और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होंगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मैं दोबारा ये रिपीट करना चाहूंगा कि किसी टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन करा देना छात्रों के साथ न्याय संगत नहीं होगा। याद रखना कि जितना भी टॉपिक आपका विस्तार से पढ़ा होगा, सफलता की गारंटी उतनी ही होगी। हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से प्यारे बच्चों हम आपकी और मदद करें, ये आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि तहे दिल से जो हमको पसंद कर रहे हैं या हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। लेकिन जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप ट्रस्ट करिए, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन हम आपसे अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा दूंगा। ठीक, अब भारतीय संविधान का जो वीडियो नंबर 2 होगा, हम लोग नेक्स्ट टाइम इसकी बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कहीं भी अगर आपको लगता है कि पढ़ाने में स्पीड ज़्यादा है, कमेंट्स करके बोलिए। लिखने में आपको कोई दिक्कत है, कमेंट्स करके जरूर बोलिए। तो प्लीज़ इस तरह से हम और आप मिलकर दोनों ही अपने लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।